औरत चबूतरे के गिर्द कुछ चक्कर लगाने के बाद रुक गई। वो मुझसे बमुश्किल 5-6 कदमों के फासले पर थी। वो जलते हुए चिराग के पास बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने पढ़ना बंद कर दिया था। 3 बार हाथ बांध कर चबूतरे की तरफ झुकी। फिर उसने पहले अपनी कमीज उतारी, उसके बाद शलवार भी उतार दी। अब वो मेरे सामने बिल्कुल उरिया हालत में खड़ी थी। मुझ पर पहला असर ये हुआ कि मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। फिर ख्याल आया कि पता तो लगे कि ये औरत आधी रात को इस वीरान जगह पर चिराग लेकर क्या करने आई है। मैंने घूम कर औरत की तरफ देखा। उस वक्त वो एक छड़ी से चबूतरे की जली बुझी राख को कुरेद रही थी। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, कहीं वाकई कोई चुड़ैल ना हो, मेरे दिल में ख्याल आया। मगर अब मैं इस मुम्मे को हल करना चाहता था, वहाँ से डर कर नहीं जाना चाहता था। औरत ने छड़ी से लकड़ियों की राख को कुरेदते कुरेदते उसमें से कोई गोल सी चीज़ लकड़ी से उठाकर बाहर निकाली और उसको चिराग की लो के करीब लाकर गौर से देखने लगी और धीमी आवाज़ में कुछ पढ़ने लगी। मैं ये देखकर वाकई डर गया था कि ये एक जली हुई इंसान की खोपड़ी थी। औरत ने खोपड़ी को हाथ लगाया। खोपड़ी गर्म थी। उसने खोपड़ी को ज़मीन पर रख दिया। वो अपने साथ पानी का डिब्बा भी भरकर लाई थी। उसने मुंह में कुछ मंत्र पढ़े। खोपड़ी पर डब्बे में से 3-4 बार पानी डाला। जब खोपड़ी ठंडी हो गई तो वो उसे गोद में लेकर बैठ गई और यूं आगे पीछे हिलते हुए कुछ पढ़ने लगी, जैसे बच्चे को लोरियां सुना रही हो। मैं अब सारी बात समझ गया था। ये मरगट या शमशाम भूमि थी जहां हिंदू सिख अपने मर्दों को जलाते थे। ये औरत रात के वक्त वहां चिल्ला काटने आई हुई थी। जाहिर है वो किसी गरीब गांव की औरत थी। मेरे दिमाग में एक स्कीम आई। मैं सरकंडों में से निकलकर अचानक उसके सामने आ गया। मुझे देखकर औरत की चीख निकल गई। उसने जल्दी से खोपड़ी फेंकी और ज़मीन पर पड़ी हुई कमीज उठाकर अपने आगे कर ली। मैंने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, मगर जल्दी से कपड़े पहन ले। औरत ने जल्दी से कपड़े पहन लिए। वो हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान के लिए किसी को ना बताना कि मैं यहाँ आई थी। मैंने कहा, तू यहाँ ये सब कुछ क्या कर रही थी और ये खोपड़ी किसकी है? औरत ने बताया कि वो एक हिंदू औरत है। 5 साल हुए उसकी शादी हुई मगर औलाद नहीं हुई। किसी साधु ने बताया कि अगर वो किसी कुंवारी लड़की की खोपड़ी को आधी रात को अपनी गोद में लेकर एक खास मंत्र का जाप करेगी तो उसकी गोद हरी हो जाएगी। चुनाचे ये औरत जो साथ वाले गांव की थी, वहाँ औलाद के लिए चिल्ला करने आई थी। उसे पता चला था कि शाम को उस गाँव की एक कुंवारी लड़की मर गई है और उसे जला दिया गया है। औरत मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी कि मैं गांव में जाकर किसी के आगे जिक्र न करूं, नहीं तो उसका चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने उसे कहा, फिक्र न कर, मैं किसी को नहीं बताता क्योंकि मैं खुद यहाँ परदेसी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? औरत ने पूछा। मैंने कहा, मुझे ये बताओ कि ये इलाका कौन सा है और लुधियाने को जाने के लिए मुझे किस तरफ जाना होगा। फिर मैंने उसे बताया कि मेरी बस निकल गई है और मैं यूं ही खेतों में चलता रास्ता भूल गया हूँ। औरत ने कहा, तुम बड़ी दूर निकल आए हो। यहाँ से आगे एक कस्बा चोलियाँ आएगा, वहाँ से कस्बा ब्यास को जाने वाले यक्के मिल जाते हैं। ब्यास से तुम रेलगाड़ी में बैठकर लुधियाना पहुँच जाना। वो एक बार फिर हाथ जोड़ने लगी। मेरा जिक्र किसी गैर मर्द से भी ना करना, नहीं तो मेरा औलाद की खातिर चिल्ला भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने कहा, वादा करता हूँ मैं अपने किसी दोस्त से भी इसका जिक्र नहीं करूँगा। स्कीम मेरी यही थी कि इस औरत से किसी ऐसे गांव या कस्बे के बारे में पूछा जाए जहां से मैं लुधियाना पहुंच सकूं। चुनाचे इस किस्म के चिल्ले घर वालों और गांव से छुप कर किए जाते हैं, इसलिए मुझे यकीन था कि ये औरत मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। अगर किसी को बताएगी तो वो सबसे पहले उसे ये पूछेगा कि तुम आधी रात को गाँव के बाहर क्या करने गई थी। मैंने औरत से इतना ज़रूर कहा कि इस किस्म के तोहमात से कुछ नहीं हुआ करता। घर अपने भगवान के आगे प्रार्थना करो, अगर भगवान की मर्जी हुई तो वो तुम्हारी गोद जरूर हरी करेगा। औरत हैरानी से मेरा मुंह तकने लगी। उसने मुझसे कहा, तुम मुझे हिंदू नहीं लगते क्योंकि कोई हिंदू इस किस्म की बातें नहीं कर सकता। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं हिंदू ही हूँ, बस विलायत का पढ़ा हूँ और इस किस्म के तोहमात को नहीं मानता। अब तुम वापस अपने घर जाओ। औरत ने चबूतरे पर चलता हुआ चिराग फूंक मारकर बुझा दिया और मेरे करीब होकर बोली, तुम इतनी रात गए कहाँ जाओगे, मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाऊं और तुम्हारे खावंद और गांव वाले मुझे पकड़कर मारना शुरू कर दें। औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी में मुझे महसूस हुआ कि ये औरत ठीक औरत नहीं है। उसका सबूत भी मुझे फौरन मिल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गहरी सांस लेकर कहने लगी, मेरे साथ आ जाओ। गांव के बाहर एक कोठरी है, वहाँ चारपाई भी है, वहाँ तुम रात गुजार लेना। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़वा लिया और उस औरत से कहा, तुम अपने गांव जाओ,
میں کسی اگلے گاؤں میں جا کر رات بسر کر لوں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چل دیا۔ میں نے کچھ دور جا کر واپس مڑ کر دیکھا۔ اندھیرے میں مجھے وہ عورت نظر آئی۔ ضرور وہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ اب مجھے چولیاں گاؤں کی تلاش تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ مجھے کہاں مل سکتا تھا؟ میں ایک بار پھر کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کرنے لگا جہاں میں رات گزار سکوں۔ ایک جگہ کھیتوں میں مجھے ریٹ کا چاک دکھائی دیا۔ ستاروں کی روشنی میں مجھے چیزوں کے ہیولے صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ ریٹ تھا مگر خاموش تھا، کوئی اور وہاں پر نہیں تھا۔ ایک طرف ٹوٹا پھوٹا لکڑی کا تختہ پڑا ہوا تھا۔ یہ میرے لیے تحفے سے کم نہیں تھا۔ میں اس پر فوراً لیٹ گیا اور اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ مجھے شمشام بھومی والی عورت کا خیال آنے لگا۔ میں نے اپنی قوت ارادی سے اسے ذہن سے جھٹک دیا۔ میرا مشن ایک مقدس جہاد کا مشن تھا اور میں اپنے ذہن کو نفسیانی آلودگیوں سے پاک رکھنا چاہتا تھا۔ میں نے خدا کو یاد کیا، آنکھیں بند کر لیں۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ اس وقت کھولی جب 2-3 کتے زور زور سے بھونکتے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے قریب سے گزرے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا مگر آسمان پر سحر پھوٹ رہی تھی۔ مشرق کی طرف ستاروں کی چمک ماند پڑتی جا رہی تھی اور نیلی روشنی کی جھلکیاں نمودار ہو رہی تھیں۔ میرے وہاں سے نکل جانے کے لیے یہ بڑا اچھا وقت تھا۔ اگر میری آنکھ دن نکلے کھلتی تو اس بات کا امکان تھا کہ ریٹ پر کوئی کسان بیل لے کر آ جاتا۔ میں اٹھا اور جس سمت شمشام بھومی والی عورت نے اشارہ کر کے گاؤں چولیاں کا نام لیا تھا اس طرف چلنے لگا۔ سورج نکلنے تک میں ایک گاؤں کے قریب پہنچ گیا۔ کھیتوں میں سکھ ہل چلا رہے تھے۔ ایک آدمی سر پر فصل یا چارے کا گڈھا رکھے ہوئے تھا اور وہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ ایک سکھ کھیت میں پانی لگا رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں بھی بے نیازی سے آگے گزر گیا۔ سامنے سے ایک بوڑھا لاٹھی ٹکاتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ چولیاں گاؤں یہی ہے؟ وہ رک گیا اور بولا، یہی ہے۔ تم نے کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا، نمبردار صاحب سے ملنا ہے۔ مل لوں گا، میرا خیال ہے وہ گھر پر ہی ہوں گے۔ یہ کہہ کر میں نے بوڑھے کو نمستے کیا اور آگے چل پڑا۔ میں ٹھیک گاؤں میں پہنچا تھا۔ گاؤں کی دوسری طرف کیکر کے درختوں کے نیچے کچھ یکے کھڑے تھے۔ ایک یکے میں 2 عورتیں، ایک ہندو لالا اور ایک سکھ دیہاتی بیٹھا تھا۔ وہ جوان سکھ تھا۔ اس نے مجھے اپنی طرف آتے دیکھا تو دور سے ہی آواز دی، باؤ جی بیاسا جانا ہے تو آ جاؤ۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں۔ اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔